ओके देखिए ये स्टूडेंट्स, हमने तीन प्रीपोजिशन ऐसे पढ़े थे, ठीक है। वर्ड्स टेकिंग मोर देन वन प्रीपोजिशन, जैसे ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो किसी वर्ड्स के साथ आके और उससे ज्यादा प्रीपोजिशन को बना देते, जैसे इंस्टिंक्ट ऑन है, प्रिवेंट फ्रॉम है, फॉन्ड ऑफ है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमने क्या किया है कि आपको फर्स्ट बताया अकम्पनी साथ साथ होता है, ठीक है, या हमने दूसरा बताया अकाउंटेबल, ठीक है, तीसरा हमने बताया एंग्री, ठीक है। देखिए इसमें चूंकि अगर देखा जाए तो जो एंग्री होता है स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है एंग्री, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा कंपटीशन के एग्जाम में हमेशा पूछता है, एंग्री से एग्जाम्पल जरूर देता है, ठीक है। तो आप देखेंगे एंग्री को समझने के लिए करना क्या है, एंग्री जो होता है स्टूडेंट्स, एंग्री के साथ प्रीपोजिशन एक आता है एट, जो आपको दिख रहा होगा, एक प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, एक प्रीपोजिशन आता है विद, क्या आता है, एक आता है एट, एक प्रीपोजिशन आपको एट दिख रहा होगा, और एक प्रीपोजिशन आपको दिख रहा होगा विद। देखिए एट प्रीपोजिशन कब आता है, एट प्रीपोजिशन डियर स्टूडेंट जब हम कभी किसी के बिहेवियर की या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एंग्री के साथ, ठीक है, तो वहां पर होता है एट। लेकिन अगर किसी पर्सन के साथ हम अगर एंग्री रिप्रेजेंट करते हैं या एंग्री को शो करते हैं, तो आप वहां पर यूज करोगे एंग्री विद। देखिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल को समझिएगा, जैसे बोला जाए आई एम एंग्री विद यू, क्या बोला हमने, आई एम एंग्री विद यू, जैसे लिखा हमने एग्जाम्पल आई एम, ठीक है, एंग्री विद यू। जैसे यहाँ पे देख लीजिए राम इज एंग्री विद श्याम, अब देखिए श्याम और राम दोनों बाबू नाउन है, और दोनों नाउन के साथ साथ पर्सन है, और जब पर्सन है तो इसके साथ विद लगा दिया गया है, ठीक है, यानी एंग्री विद हो गया। लेकिन 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 पहले वाले एग्जांपल में देखेंगे राम इज एंग्री एट श्याम लिखा है, ठीक है, लिखा है ना एट श्याम, क्यों लिखा है, क्योंकि जो एट श्याम लिखने का मतलब है बाबू, एट का मतलब, एट श्याम लिखने का मतलब है श्याम से नहीं, फिर आगे आप पढ़ेंगे लिखा है एट श्याम्स बैड कंडक्ट, यानी श्याम के खराब आचरण से क्या है, राम उससे नाराज है, ना कि श्याम से नाराज है, ठीक है। जो राम नाराज है वो श्याम के कंडक्टिंग बॉडी से नाराज है, यानी जो उसका आचरण उससे नाराज है, ना कि श्याम से। अब देखिए दूसरे वाले में लिखा है राम इज एंग्री विद श्याम, यानी राम क्या है, श्याम से नाराज है। तो यहाँ देखिए एंग्री एट लगा, एंग्री विद लगा, यानी एंग्री विद के साथ हमेशा पर्सन आता है और एंग्री एट के साथ हमेशा थिंग आता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंग्री, ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंग्री। सो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स एनॉयड, क्या है एनॉयड, ANNOYED एनॉयड। देखिए एनॉयड में क्या है, एनॉयड में दो तरह के होता है, एक होता है विद अ पर्सन, ठीक है, और एक होता है समथिंग। देखिएगा अब एनॉयड और एंग्री दोनों बोथ एकदम सेम टू सेम होते हैं, दोनों का सेंस ही एक ही होता है, ठीक है, नाराज, ठीक है, एंग्री और एनॉयड का दोनों का सेंस बाबू सेम होता है, ठीक है। तो जो एनॉयड जो एंग्री होता है वही एनॉयड भी होता है, जो एनॉयड होता है वही एंग्री, लेकिन बस इसका मीनिंग थोड़ा सा जो है अलग। जैसे एनॉयड होता है तो उसके साथ भी जैसे हम एंग्री में पर्सन के साथ विद लगाते थे, ठीक है, एंग्री में हम पर्सन के साथ विद लगाते थे, तो उसी तरह हम एनॉयड में भी पर्सन के साथ हम विद लगाए, ठीक है, और उसके साथ अगर एट आता है तो इसका मतलब समथिंग है, यानी समथिंग का मतलब कोई ना कोई थिंग है, ठीक है। यहाँ देखिएगा आप एग्जाम्पल जैसे लिखा है he is annoyed with his younger brother, फिर दूसरा है he is annoyed with his friend at his laziness, ठीक है, ये रहा annoyed। दूसरा है answerable, answerable का मतलब क्या होता है कि जवाबदेही, यानी जवाबदेही का मतलब होता है कि जैसे आंसर का मतलब होता है जवाब देना, यानी जवाबदेही क्या होता है, देखिए जैसे आंसरेबल भी एक वर्ड है, और इस वर्ड के साथ अगर प्रीपोजिशन टू आता है और फार आता है तो दोनों का सेंस बदल जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों का सेंस क्या होता है, बदल जाता है। अगर आंसरेबल टू आता है तो उसके साथ पर्सन हो जाता है, ठीक है, आंसरेबल टू आता है तो उसके साथ पर्सन हो जाता है, लेकिन उसी के साथ अगर आंसरेबल फॉर आता है तो वहां पर समथिंग होता है, समथिंग का मतलब कुछ घटित होते वाला,
ठीक है, समथिंग का मतलब कुछ घटना होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे, देखा आंसरेबल टू मतलब द सर्वेंट इज आंसरेबल टू द मास्टर, यानी जो सर जो नौकर है वह मालिक को जवाबदेही करता है। ठीक है, यानी मालिक के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, दैट इज द आंसरेबल टू, यानी दोनों तरफ देखिए नाउन है द मास्टर। ठीक है, उसी तरह लिखा है द सर्वेंट, देखिए ए भी नाउन और ए भी नाउन। ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट करके प्रीपोजिशन कनेक्ट कर रहा है किससे, आंसरेबल टू से। यानी आंसर तो ठीक है, इन आंसरेबल टू यानी इसका मतलब कि दोनों, यानी जो मालिक जो नौकर है वो अपने मालिक के प्रति जवाबदेही है। ठीक है, उसी तरह देखेंगे नेक्स्ट में जो स्टूडेंट वो फार जो है, यानी आंसरेबल फार जो है, ठीक है, इसमें क्या है, वी आर आंसरेबल टू आवर पेरेंट्स फॉर आवर कंडक्ट, यानी कर हम अपने खराब चरित्र का जिम्मेदार अपने माता पिता के जवाबदेही होते हैं। मतलब अगर आपका चरित्र खराब है तो इसमें जिम्मेदारी आपके माँ बाप की होती है कि आप ऐसा क्यों। ठीक है, इसलिए क्या समथिंग फॉर और ठीक है। दूसरा अपील, अपील का मतलब होता है आग्रह, क्या होता है, आग्रह करना। अपील मीन्स टू अप्लाइज। ठीक है, अपील का मतलब आग्रह हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अपील एक बार टू आता है फॉर आता है। देखिए अपील अगर टू लगा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि कोई ना कोई पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, अगर अपील टू लगा है तो कोई ना कोई पर्सन की बात हो रही है, लेकिन अगर अपील फॉर लगा है तो कोई ना कोई थिंग की बात हो रही है। यहाँ समझने की देखिए, इसीलिए डियर स्टूडेंट हमने जो नोट्स आपको प्रोवाइड करे हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि उसके साथ अगर लिखा है तो एग्जाम्पल भी अच्छा सा दिया गया है, जिसको आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे अपील टू लिखा है ना, तो अपील टू में मतलब क्या होता है, टू किसके लिए यूज किया गया, पर्सन के लिए किया गया। किसके लिए यूज किया गया है, पर्सन के लिए। लेकिन अगर अपील फॉर लिखा है तो इसका मतलब वो थिंग के लिए किया गया है। इसके लिए किया गया है, थिंग के लिए। जैसे देखिए ही अपील टू द जज फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल, यानी वह जज के साथ सामने अपील किया कि अपने रिहाई का, जेल से रिहाई का। ठीक है, यानी वो जज से क्या किया, अपने रिहाई की अपील किया। तो ये हो गया कि नहीं, जज और वो जो आदमी है इज, यानी इसका मतलब क्या हुआ, दोनों नाउन है, तो दोनों नाउन में दोनों पर्सन है, तो दोनों पर्सन है, इसलिए हमने वहां पर क्या किया है, टू यूज किया है। लेकिन आप देखेंगे दूसरे वाले में फॉर जो है, फॉर है, फॉर थिंग है। तो ही अपील फॉर इज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, हमने क्या किया है कि अपने अपील, उसने जेल से छूटने का अपील किया है। ठीक है, यहाँ देखिए फ्रॉम लग गया। ठीक है, नेक्स्ट अराइव, देखिए अराइव होता है स्टूडेंट मतलब पहुंचना होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी स्मॉल प्लेस पर पहुंचते हैं तो अराइव एट लगता है, लेकिन अगर किसी बड़े प्लेस पर पहुंचते हैं तो हम इन लगा। जैसे देखिए ही अराइव्ड एट द रेलवे कॉलोनी। ठीक है, रेलवे कॉलोनी में पहुंचा, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, छोटी प्लेस होती है रेलवे कॉलोनी, मेजर देन अदर अदर स्टेट या अदर लेवल पे अगर बात किया जाए तो। लेकिन कोई विदेश से इंडिया आ गया, जो इंग्लैंड से इंडिया आ गया तो बोलेगा ना आई अराइव्ड इन इंडिया, भारत में क्या पहुंचा। तो आप देखेंगे अगर आप देखा जाए भारत भारत जो चूंकि बड़ा है ना, और ये रेलवे कॉलोनी जो है किसी मोहल्ले का, किसी जिले का एक रेलवे कॉलोनी होगा छोटा सा, तो यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर एट लगा है और यहाँ पर इन लगा है। ठीक है, उसे देखिए अटेंड एक वर्ड होता है अटेंड। ठीक है, अटेंड के साथ टू आता है और आन आता है। ठीक है, अटेंड के साथ क्या आता है, टू और आन आता है। ठीक है, तो अटेंड के साथ अगर टू और आन आता है इट मीन्स
ओके अटेंड देखिए, तो ये टू जो है ड्यूटीज लेसन वर्क के लिए अटेंड लगता है, ठीक है, तो आई अटेंड टू माई ड्यूटी सिंसियरली। उसी तरह अगर सर्विस की बात होती है, ऑन सर्विस, ठीक है, तो ऑन सर्विस की अगर बात होती है तो बाबू चिल्ड्रेन अटेंड ऑन पेरेंट्स, क्या है, चिल्ड्रेन अटेंड ऑन पेरेंट्स, ठीक है, यानी चिल्ड्रेन क्या किए, चिल्ड्रेन जो है बच्चे ने क्या किया, अपने अपने पेरेंट्स को क्या किया, अटेंड किया, ठीक है। तो उसी तरह आप देखोगे अथॉरिटी, ठीक है, एक वर्ड अथॉरिटी यानी पावर, जिसकी पावर की बात होती है अथॉरिटी, ठीक है। तो अगर हम पावर की बात करें तो यहाँ पर दो चीज होता है, एक होता है अथॉरिटी ऑन और एक होता है अथॉरिटी ओवर, ठीक है, अथॉरिटी ऑन और अथॉरिटी ओवर। देखिए अथॉरिटी ऑन अथॉरिटी ओवर का मतलब क्या होता है कि अथॉरिटी ऑन सब्जेक्ट के लिए होता है और अथॉरिटी ओवर राइट्स के लिए होता है, ठीक है। अथॉरिटी अगर ऑन की बात होती है बाबू तो हम सब्जेक्ट मैटर मायने रखता है, और अथॉरिटी ओवर की बोले तो अधिकार की बात होती है। जैसे मिस्टर सुरेश इज एन अथॉरिटी ऑन मॉडर्न फिजिक्स, मतलब देखिए ये सब्जेक्ट है ना मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, एक मॉडर्न फिजिक्स दिस इज द सब्जेक्ट। तो अगर ये मॉडर्न फिजिक्स एक सब्जेक्ट है यानी उनका उस विषय पर क्या है, अधिकार है। अधिकार होने का मतलब क्या है, पावर है, कमांड है, ठीक है। लेकिन अगर वही यहाँ पर देखा जाए ओवर राइट की अगर बात आ रही है तो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज अथॉरिटी ओवर द कमिटी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर डीएम का क्या होता है, एक पावर होता है, डीएम के पास एक पावर होता है और वो पावर उस कमेटी में है, यानी इस कमेटी के जो कमेटी बनी है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक अथॉरिटी है, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा गया है, ओवर अथॉरिटी लिखा गया है, ठीक है, देखिए ओवर अथॉरिटी, ठीक है ये। सो नेक्स्ट देखिए, एक ब्लाइंड वर्ड मिलता है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखिएगा, क्योंकि ये ब्लाइंड जो वर्ड होता है ना ये बहुत कंफ्यूजन करता है। ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, ठीक है, लेकिन ब्लाइंड के साथ दो प्रीपोजिशन भी आते हैं, एक होता है ब्लाइंड ऑफ होता है और एक होता है ब्लाइंड टू होता है। क्या होता है, ब्लाइंड ऑफ और ब्लाइंड टू होता है, प्रीपोजिशन बहुत खतरनाक प्रीपोजिशन है। तो आप देखेंगे कि अगर आप फिजिकली ब्लाइंड है, किसी मतलब फिजिकली अगर कोई चीज है तो वहां पर ब्लाइंड ऑफ लगाते हैं, लेकिन अगर आप मेंटली ब्लाइंड है, मेंटली ब्लाइंड होने का दो तरीका, अभी एग्जांपल के साथ देखिएगा समझ में आ जाएगा। ओके तो देखिए ब्लाइंड एक ऑफ होता है, ब्लाइंड ऑफ मतलब क्या होता है, जो ब्लाइंड ऑफ होता है ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, मतलब क्या है कि स्टूडेंट वह एक आंख से अंधा है, तो एक आंख का अंधा मतलब फिजिकली हो गया ना ब्लाइंड, ठीक है, एक आंख का अंधा होने वाला फिजिकली ब्लाइंड हो गया। लेकिन एक ब्लाइंड टू होता है तो वो मेंटली ब्लाइंड होता है, जैसे मेनी पेरेंट्स आर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रेन, ठीक है, यानी मेनी पेरेंट्स आर ब्लाइंड यानी बहुत ऐसे माता पिता हैं जो अंधे, अंधे होने वाला आंख से अंधे नहीं है, वो इसलिए अंधे हैं कि अपने बच्चों की गलतियों को नहीं देख पाते हैं, ठीक है, इसलिए देखिए लिखा है मेनी पेरेंट्स आर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, मींस बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के गलतियों से अंधे हैं यानी अनजान है, तो उसके लिए हम ब्लाइंड टू लगाएंगे, ठीक है। एक ब्लाइंड आप समझ में है, आप ब्लाइंड और ब्लाइंड टू समझ गए, ठीक है। उसी तरह एक अगला है कम्युनिकेट, ठीक है, क्या है कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब होता है संपर्क, ठीक है, यानी संपर्क का मतलब से कम्युनिकेशन आपने पढ़ा। उसी तरह एक कम्युनिकेट वर्ड होता है यानी कम्युनिकेट करना, मतलब संप्रेषण जिसको बोलते हैं यानी आदान प्रदान करना, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका कम्युनिकेट कम्युनिकेट है, कम्युनिकेट है, देखिए एक होता है कम्युनिकेट विद होता है और एक कम्युनिकेट टू होता है, ठीक है। अगर आप किसी मैटर को लेके, अगर किसी मैटर को लेकर अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी मैटर को लेकर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहां पर बाबू आपको कम्युनिकेट विद लगाना है, क्या लगाना है, कम्युनिकेट विद। लेकिन
अगर किसी के साथ किसी मैटर के ओपिनियन पर डिस्कशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको लगाना है कम्युनिकेट टू लगाना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये विद है और ये टू है, तो एक कम्युनिकेट टू होता है और एक कम्युनिकेट विद होता है, एक टू होता है। तो विद जो होता है ही कम्युनिकेट विद अस ऑन दैट मैटर, यानी हम उसके साथ मैटर पर क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ही कम्युनिकेट हिज ओपिनियन टू मी, इसने क्या किया, अपने ओपिनियन को मेरे ऊपर क्या किया, कम्युनिकेट किया, यानी अपने ओपिनियन को मेरे ऊपर कम्युनिकेट किया। और पहले वाले में क्या है, विद का मतलब किसी के साथ बैठे, किसी के साथ मिलके हमने क्या किया, मैटर को कम्युनिकेट किया, यानी उसको डिस्कशन किया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेट। सो नेक्स्ट इज कंपेयर। कंपेयर, यू नो दैट व्हाट इज द मीन ऑफ कंपेयर? कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है स्टूडेंट? तुलना करना। तो एक होता है कंपेयर विद होता है और एक कंपेयर टू होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी सेम सिमिलर थिंग्स है, यानी सिमिलर क्वालिटी के दो लोग हैं, ठीक है। तो सिमिलर क्वालिटी के अगर दो लोग हैं तब आप वहां पर विद लगा देंगे। लेकिन अगर दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों की क्वालिटी मिलती नहीं है, यानी एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, तो आप लगाएंगे कंपेयर टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंपेयर टू लगाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल कंपेयर विद का क्या है, जैसे शेक्सपियर इज कंपेयर्ड विद कालिदास, यानी शेक्सपियर को किससे कंपेयर किया जा रहा है, कालिदास से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कालिदास एंड शेक्सपियर आर बोथ रिलेटेड टू लिटरेचर। कालिदास इज रिलेटेड टू हिंदी लिटरेचर एंड शेक्सपियर इज रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। तो दोनों लिटरेचर से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पर सेम थिंग आ गई है, यानी सिमिलर आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, विद लिखा गया, ठीक है बाबू, कंपेयर विद कालिदास, ठीक है। उसी तरह आप देखोगे जो यहाँ पर है कंपेयर टू। कंपेयर टू का मतलब डिसमिलर थिंग्स, यानी जब दो डिफरेंट चीजों का हम कंपेयर करेंगे बाबू, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कंपेयर टू लगाते हैं। जैसे देखिए लाइफ इज आल्सो डिफरेंट और बैटल इज आल्सो डिफरेंट, ठीक है। लाइफ और बैटल दोनों अलग अलग हैं, तो जीवन और युद्ध दोनों हम समान नहीं कर सकते, ठीक है। जीवन बहुत बड़ी चीज होती है और युद्ध बहुत भयानक चीज होती है, तो दोनों एक तरह से अपोजिट चीजें होती हैं, डिसमिलर थिंग्स होती हैं। इसलिए यहाँ पर हम इन दोनों को कंपेयर के साथ कंपेयर यूज करेंगे, तो हम कंपेयर विद नहीं करेंगे बाबू, कंपेयर टू यूज करेंगे। इतना समझ में आया? ठीक है। तो आप अगला देखेंगे, एक है कंपीट, कंपेट, ठीक है। कंपेट क्या होता है? कंपेट मतलब विद होता है एक और कंपेट फार होता है। अगर कंपेट विद लिखा है तो इसका मतलब पर्सन की बात हो रही है, अगर कंपेट फार लिखा है तो इसका मतलब थिंग की बात हो रही है, ठीक है। यानी जो कंपेट है, देखिए कंपेट हो गया, एक कंपेट विद रहा है, कंपेट फार रहा है। तो कंपेट विद हम पर्सन के साथ करते हैं और कंपेट फार हम करते हैं थिंग के साथ। तो देखिए लिखा आई कैन नॉट कंपेट विद द यंग मैन, ठीक है। यानी आई कैन नॉट कंपेट विद द यंग मैन मतलब मैं इस यंग मैन के साथ कंपेट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद थिंक कर दे कंपेट फॉर अ प्राइज, यानी वो कंपेट करते हैं इस प्राइज के लिए, ठीक है। इसका मतलब एक कंपेट विद अगर पर्सन के साथ करते हैं तो कंपेट विद लगेगा, ठीक है। अगर किसी थिंक के साथ करते हैं तो आपका कंपेट फॉर लगेगा। क्लियर?